योगेश बेटी की ससुराल पहुंचे तो देखा कि बेटी की लाश ज़मीन पर पड़ी थी। उन्होंने अपनी समधन से कहा कि वह अपनी बेटी को घर लेकर जाएंगे, लेकिन सास बोली कि नहीं, इसकी अर्थी तो यहीं से उठेगी। यूं जब बेटी को नहलाने लगे तो जालिम सास को उस वक्त भी बहू पर तरस ना आया। बोली कि इसका तो सारा बदन अकड़ गया है, इसे तेज़ उबलते पानी से नहलाना होगा। लाख मना करने पर भी उस औरत ने योगेश की एक बात ना सुनी। लेकिन तभी वह चिल्लाती हुई बाहर आई और अंदर से भी चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगी। योगेश भागकर अंदर गया तो कुदरत का इंसाफ देखकर दंग रह गया, क्योंकि योगेश जैसे ही घर के अंदर गया तो उसकी नन्ही सी प्यारी परी उसकी तरफ भागकर आई और लपक कर उसकी गोद में चढ़ गई। योगेश ने भी उसे गोद में उठाकर हवा में घुमा दिया तो वह खिलखिलाने लगी। महक रोज़ ही अपने पापा योगेश का ऐसे ही वेलकम करती थी। योगेश ने उसको ज़मीन पर उतारा तो मुस्कुराते हुए पूछने लगी, पापा आज मेरे लिए क्या लाए हैं? योगेश की नन्ही परी ने उसके सामने हाथ फैलाया तो योगेश ने जेब से चॉकलेट निकालकर उसके हाथ पर रख दी। योगेश रोज़ाना ही उसके लिए कोई ना कोई चॉकलेट लेकर आता था। वह भी चॉकलेट देखकर बहुत खुश हो गई। वह तालियां बजाकर अपनी खुशी जताने लगी और अपने पापा के हाथ से चॉकलेट उठाकर अंदर भाग गई। योगेश भी उसके पीछे कमरे में चला आया। फिर अपनी बहन से पूछने लगा, कैसा रहा आज का दिन? अपनी बहन के चेहरे पर एक नज़र डालते हुए पूछा तो उसकी बहन रेखा उदास हो गई। आज भी ज़्यादा वक्त रोकर गुजारा है, महक ने। माँ की कमी बहुत महसूस करती है, बहल जाएगी और कुछ समय में, योगेश ने ठंडी सांस भरते हुए कहा और जूते उतारने लगा। योगेश ने पसंद की शादी की थी, अपने माँ बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़। उसे लगा था कि कुछ दिन बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन योगेश की माँ ने तो जैसे कसम खा ली थी कि उन्होंने कोई पल भी अपनी बहू को चैन नहीं देना है। योगेश की पत्नी प्रतिष्ठा पूरे सब्र से वक्त को गुजार रही थी। कभी कभी तो योगेश की माँ उसे गालियाँ तक दे देती थी, लेकिन प्रतिष्ठा कभी भी उनके आगे नहीं बोलती थी। हालांकि प्रतिष्ठा एक अमीर ख़ानदान से थी, माँ बाप की लाडली इकलौती बेटी थी। उसने अपने माँ बाप की इज़्ज़त पर जो दाग लगाया था, उसके बाद से तो उसके माँ बाप उससे मिलने वाले नहीं थे। एक तो प्रतिष्ठा की खामोशी और दूसरे उसके अपने मायके से दूरी योगेश की माँ को और भी ज़्यादा शेर कर रही थी। वह उसे तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही थी, लेकिन योगेश अपनी तरफ से उसे बहुत खुश रखता था, उसका बहुत ख्याल भी रखता था। शायद इसी वजह से प्रतिष्ठा ने वक्त के गुजरने का इंतज़ार किया था, क्योंकि योगेश के माता पिता बूढ़े हो गए थे और उसकी माँ भी अब बीमार रहने लगी थी। योगेश की माँ की चिढ़ की वजह ज़्यादा ये थी कि वह योगेश की शादी अपने एक दूर की रिश्तेदार की बेटी से करना चाहती थी, जो दहेज में खूब सारा माल लेकर आती, और प्रतिष्ठा तो कुछ भी साथ न ला पाई थी। योगेश की माँ कोई मौका न जाने देती जब वह प्रतिष्ठा को जलील ना करती। वह बहाने ढूंढ ढूंढ कर उसको न जाने कैसे कैसे ताने मारती थी। प्रतिष्ठा के अंदर दिल ही तो था, इसीलिए वह जो भी अपने कानों से सुनती थी वह बात उसके दिल में उतर जाया करती थी, लेकिन ज़बान के रास्ते कभी कुछ बाहर न निकला। योगेश की शादी के 2 साल बाद उनके घर में एक नन्ही परी आई, जिसका नाम उन्होंने महक रखा, जो पूरे घर की जान थी। अपनी खूबसूरती में तो उसने अपनी माँ को भी पीछे छोड़ दिया था। धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था और अब योगेश की माँ ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। प्रतिष्ठा उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। योगेश को प्रतिष्ठा से शादी करने पर गर्व महसूस होता। सुनने में आया था कि जिस लड़की से उसकी माँ योगेश की शादी करना चाहती थी, उसने अपने बूढ़े सास ससुर को घर से निकाल दिया था। बीमारी के दिनों में माँ का ख्याल रखने पर प्रतिष्ठा ने अपनी सास का दिल जीत ही लिया, क्योंकि योगेश की माँ को इस बात का एहसास हो गया था कि प्रतिष्ठा तो उस लड़की से बहुत अच्छी निकली। वह तो अपने सास ससुर की बहुत सेवा करती है। अगर कहीं योगेश की शादी वह अपनी मनपसंद लड़की से करा देती तो शायद आज वह सड़क पर पड़ी होती। इस एहसास ने उनका दिल अपनी बहू की तरफ से साफ़ कर दिया था और फिर उन्होंने अपनी बहू से अपने किए गए जुल्म की हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी। शायद योगेश की माँ को इसी माफ़ी की मोहलत दी गई थी, क्योंकि दोनों सास बहू के रिश्ते बेहतर होते ही 1 हफ्ते बाद दिल का दौरा पड़ने से प्रतिष्ठा इस दुनिया से चल बसी। वह सबको रोता बिलखता छोड़कर चली गई। योगेश को तो उसकी मौत का यकीन नहीं होता था कि वह अचानक अपनी नन्ही सी बेटी को इस तरह छोड़कर चली गई। नन्ही महक सारा दिन उसे घर में इधर से उधर तलाश करती फिरती। वह उस वक्त 4 साल की थी।
योगेश तो खुद को ही नहीं संभाल पा रहा था, अपनी बेटी को कैसे संभालता। योगेश की बहन के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ ही नहीं पा रहा था, और अब जो रिश्ते आते भी थे वह या तो तलाकशुदा या जिनकी बीवी मर गई होती है। योगेश की बहन रेखा ने ऐसे आदमी से शादी के लिए साफ मना कर दिया था, और वैसे भी उसकी खुद की उम्र भी काफ़ी बढ़ गई थी। उसकी बहन ने योगेश को संभाला, उसे हौसला दिया। योगेश के माता पिता और बहन ने मिलकर महक को संभाला, लेकिन प्रतिष्ठा के जाने के बाद तो जैसे मुसीबत और दुखों ने उनकी दहलीज पर डेरा जमा लिए था। प्रतिष्ठा की मौत के 1 साल बाद आगे पीछे योगेश के दोनों माता पिता की भी मौत हो गई। शायद उन्हें अपनी बहू से बहुत प्यार हो गया था। योगेश की बहन रेखा महक की पढ़ाई लिखाई और हर बात का एक माँ की तरह से ख्याल रखती थी, और बिल्कुल उसे अपनी बेटी की तरह से चाहती थी। महक अपनी बुआ की गोद में छुप जाती। योगेश का दिल करता कि वह इस दुनिया की हर खुशी लाकर अपनी बेटी की गोद में डाल दे, मगर वह प्रतिष्ठा की बेटी थी। अपनी माँ की ही तरह सब्र उसके अंदर कूट कूट कर भरा था। वह कभी भी अपने पिता से किसी भी चीज़ की फरमाइश ना करती थी। बड़े होते ही उसने घर के कामों को अपनी बुआ का हाथ बटाना शुरू कर दिया। वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, जबकि उसकी आदत में खामोशी और मासूमियत थी। छोटी सी उम्र से ही उसके काफ़ी रिश्ते आने लगे थे। योगेश भी जल्दी से जल्दी उसे विदा करके उसके घर का करना चाहता था। एक बाप की तरह उसकी भी ख्वाहिश थी कि उसकी बेटी अपने घर में खुश और हंसती बसती रहे। अभी उसकी पढ़ाई पूरी हुई थी कि योगेश के ऑफिस में काम करने वाले एक कलीग ने अपने बेटे के लिए महक का रिश्ता मांगा था। उसने कई बार योगेश के साथ महक को कॉलेज जाते देखा था। अब वह अपनी बीवी को महक से मिलवाना चाहते थे। योगेश ने खुशी से उन्हें घर पर बुला लिया। उनका लड़का पढ़ा लिखा और अच्छी पोस्ट पर था, और उम्र भी कुछ ज़्यादा न थी। लड़के की माँ बहन को भी महक बहुत ज़्यादा पसंद आई। योगेश लड़के के बाप को अच्छी तरह जानता था। वह कई सालों से एक ही ऑफिस में काम कर रहे थे। उनकी आदत बहुत अच्छी थी, जबकि लड़के में भी कोई कमी नहीं थी। तो योगेश ने इस रिश्ते पर अपनी बहन से सलाह की, और महक की राय से योगेश ने यह रिश्ता कबूल कर लिया। योगेश ने महक से दोस्ताना अंदाज में पूछ लिया था कि अगर उसे कोई और पसंद है तो वह बता सकती है। योगेश उन बापों में से नहीं था जो बेटियों को उनकी पसंद का हक नहीं देते, लेकिन महक ने भी इज़्ज़तदार बेटी होने का हक अदा कर दिया और अपने पिता का दिल खुश कर दिया कि नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी पसंद ही मेरी पसंद है। समय इतनी जल्दी गुजर गया था। कल तक महक अपने नन्हे नन्हे कदमों से भागकर बाहर आती और योगेश उसे जल्दी से गोद में उठा लेता, और आज अपने पिता की दहलीज से विदा हो चली थी महक, क्योंकि योगेश की ज़िंदगी की एक तन्हा खुशी थी। इसीलिए उसकी विदाई का समय योगेश के लिए बहुत ही ज़्यादा दुख भरा था। वह बिन माँ के पली थी। वैसे तो योगेश की बहन ने उसे एक माँ की तरह से ही पाला था, लेकिन माँ के बगैर पलने वाले बच्चों में जो समझदारी और मैच्योरिटी होती है वह उसमें भी थी। प्रतिष्ठा की निशानी आज मुझे छोड़कर जा रही है। योगेश मन ही मन ये सब कुछ सोच रहा था और उसकी खुशियों के लिए दुआएं कर रहा था। बेटी की विदाई के बाद घर बिल्कुल सूना हो गया। योगेश की बहन सारा दिन घर में इधर से उधर बिना वजह घूमती रहती, जबकि योगेश ऑफिस से आने के बाद अपने बिस्तर पर उदास पड़ा रहता। महक अपने पति के साथ मिलने आई थी। उसका पति उसके साथ बहुत अच्छा था। दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे। उन दोनों को खुश देखकर योगेश को भी तसल्ली हो गई। महक पर ससुराल की जिम्मेदारियां पड़ी तो उसने आना जाना कम कर दिया। योगेश भी उसे ज़्यादा तंग नहीं करता था कि वह बार बार मायके अपने पिता से मिलने आए। बस यही चाहता था कि वह अपने घर में खुश रहे और ससुराल में अपना दिल लगाए, ना कि मायके की दहलीज पकड़ कर बैठी रहे। जल्दी ही महक के घर में एक बेटी का जन्म हुआ तो योगेश की तो खुशी का ठिकाना ना रहा था। वह खुद को रोक न सका और अपनी बहन को लिए उससे मिलने अस्पताल जा पहुंचा। उसकी बच्ची बिल्कुल महक के जैसी ही थी। योगेश को तो यही लग रहा था कि उसकी महक एक बार फिर से आ गई है। कितनी ही देर बच्ची को गोद में लिए बैठा रहा। उसकी सास ने उसे योगेश की गोद से लिया तो योगेश को एहसास हुआ कि कितना लंबा वक्त गुजर गया था। महक की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। योगेश समझ रहा था कि वह एक भावनाओं से भरे समय से गुजर रही थी। योगेश हॉस्पिटल से ही घर चला आया था। बच्ची के बाद महक और ज़्यादा बिजी हो गई। वह कभी कभी ही आ पाती थी।
उसके चेहरे पर वह पहले जैसी खुशी नहीं दिखती थी। उसकी बुआ ने उसे एक दो बार पूछा भी, लेकिन वह टाल गई। उसे बच्ची का नाम अपनी माँ के नाम पर प्रतिष्ठा ही रखा था। महक जब भी घर में आती, योगेश ज़्यादा वक्त उसकी बच्ची के साथ गुजारता। महक अपने पिता और अपनी बेटी का प्यार देखकर मुस्कुरा देती। आज योगेश की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए वह बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उसकी बहन सुबह से उसे 2-3 बार उठा चुकी थी कि वह नाश्ता कर ले, लेकिन न जाने क्यों आज योगेश का दिल घबराया हुआ सा था। उसे कुछ भी खाने पीने का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि आज छुट्टी का दिन था, इसीलिए उसे ऑफिस भी नहीं जाना था। उसे यूं ही अपनी बेटी का ख्याल आ रहा था। वैसे तो वह अपनी बेटी को भूलता भी बहुत कम था, लेकिन सुबह के समय सुबह के कामों में बिजी रहता था। तभी पास में रखे मोबाइल पर बेल बजी। नंबर महक के ससुर का था। योगेश ने फ़ौरन फ़ोन उठाया तो उसकी सास की आवाज़ सुनाई दी। उसने जो कुछ कहा वह सुनकर योगेश को तो सर पर आसमान गिर पड़ा था। वह कहने लगी, आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है, इसीलिए आप जल्दी हमारे घर आ जाइए, और जल्दी से फ़ोन पर बंद कर दिया। योगेश यह सुनकर हैरान परेशान उसके शब्दों पर ध्यान करता रहा। एक पल को तो योगेश समझ नहीं पा रहा था, और जैसे ही उसके शब्द समझ आए, योगेश का दिल बैठ गया। ये क्या कह रही थी? वे महक अपनी छोटी सी बच्ची को छोड़कर खुदकुशी क्यों करेगी? योगेश के गुमान में भी नहीं था कि इस सुबह उसे ऐसा सुनने को मिलेगा। उसका दिल कांप रहा था, जबकि उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। कहीं ये कोई मजाक तो नहीं था? कुछ पलों के अंदर ही इतनी सारी बातें, इतने सारे सवाल जवाब योगेश के मन में आते चले गए। उसके अंदर इतनी भी हिम्मत न हो पाई कि वह अपनी बहन को ही पुकार लेता। वह तो जैसे सदमे में ये सारा कुछ सोच रहा था। फिर उसने खुद को हौसला दिया और फिर से फ़ोन अपने ससुर के नंबर पर मिलाया था कि कहीं उनसे बताने में कुछ गलती तो नहीं हो गई। योगेश ने दोबारा वही नंबर पर कॉल मिलाई। अब की बार महक के ससुर ने फ़ोन उठाया। उसने भी वही कहा कि महक इस दुनिया में नहीं रही, उसने खुदकुशी कर ली है। यह सुनकर योगेश की चीख निकल पड़ी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बच्ची, मेरी महक। उसकी चीख सुनकर उसकी बहन दौड़ती हुई उसकी तरफ आई। योगेश अपने हाथों में मुंह छुपाकर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। जैसे तैसे उसने सारी बात अपनी बहन को बताई और फ़ौरन ही अपनी बेटी के ससुराल के लिए निकल पड़ा। बेटी का ससुराल कुछ ही दूरी पर था, लेकिन बड़ी मुश्किल से वह रास्ता कटा। योगेश का दिल काबू में नहीं आ रहा था। ऐसा कैसे हो सकता था? महक इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती थी? अगर उसे कोई परेशानी थी तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया? उसका बाप अभी मरा नहीं था, जिंदा था। वह एक बार तो मुझे आवाज़ देती, एक बार मुझे पुकारती तो सही। योगेश सारे रास्ते इसी परेशानी में उलझा रहा कि कहीं मुझसे महक के मामले में कोई गलती तो नहीं हो गई थी। मुझे उसके ससुराल जाकर देखना चाहिए था कि उसको वहाँ किसी चीज़ की कमी थी या कहीं वहाँ पर वह दुखी तो नहीं थी। उसने आज तक मुझे कोई भी दर्द दुख नहीं बताया था। उसने तो शादी से पहले मुझसे कभी कोई फरमाइश और ख्वाहिश करके मुझे तंग भी नहीं किया था। वह तो ऐसी थी जो खुद से ज़्यादा अपने पिता और अपनी बुआ का ख्याल रखा करती थी। लेकिन न जाने उसके ऊपर ऐसे क्या हालात गुजरे थे कि उसे खुदकुशी जैसा बड़ा कदम उठाना पड़ा। योगेश अपनी सोचों, अपनी उलझनों से बाहर निकला। जैसे ही उसने महक के ससुराल में कदम रखा तो देखा उसकी बेटी की लाश ज़मीन पर पड़ी थी और उसका दामाद बेटी के कदमों में गिरा पड़ा था। उसके माँ बाप रो रहे थे कि हमारा बच्चा सदमे से बेहोश है। योगेश अपनी बच्ची की लाश घर लाने लगा तो सास बोली, बहू की अर्थी उसके पति के घर से ही उठेगी। योगेश में तो कुछ करने की हिम्मत ही नहीं थी। वह तो दुख से निढाल हो चुका था। उसका दिल कर रहा था कि वह चीख मार मार कर रोए। जब महक छोटी थी तो उसकी माँ उसे छोड़कर चल बसी थी, जबकि अब महक अपनी मासूम बच्ची को छोड़ गई थी। जब उसकी बेटी को नहलाने के लिए ले गए तो जालिम सास को उस समय भी रहम न आया। बोली, इसका तो बदन अकड़ा हुआ है, इसे तेज़ उबलते पानी से नहलाना पड़ेगा, इसके ऊपर तेज़ उबलता पानी डाल दो। यह सुनकर तो योगेश तड़प कर रह गया। योगेश ने लाख मना किया, लेकिन उस औरत ने योगेश की एक बात न मानी। बेबस और मजबूर खड़ा देखता रहा, कुछ ना कर सका। वह योगेश के सामने ही खौलता हुआ पानी अंदर लेकर गई, जहाँ महक को नहलाया जाना था। मगर उसी वक्त उसकी सास चिल्लाती हुई बाहर की तरफ भागी और अंदर से भी चीख पुकार की आवाज़ें आने लगी। योगेश ने जब ये सब सुना वह भी अंदर की तरफ भागा
और कुदरत का इंसाफ देखकर वह दंग रह गया, क्योंकि सारा उबलता हुआ पानी उसकी बेटी पर जा गिरा था, जबकि महक उठ बैठी थी और हैरान नज़रों से चारों तरफ देख रही थी। उसकी ननंद बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी। अब महक की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं था, बल्कि सब उसकी ननंद को बचाने में लगे थे। महक का ससुर फ़ौरन ही गाड़ी निकालकर अपनी बेटी को अस्पताल लेकर चला गया। योगेश अपनी बेटी को जिंदा देखकर यकीन ही नहीं कर पा रहा था। योगेश ने अपनी बहन के साथ उस वक्त महक का हाथ पकड़ा और अपनी महक की बेटी को भी उठाकर वहाँ से चला आया। घर आकर उसने महक से पूछा, ये सब क्या था महक? तो वे फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, मेरी सास एक लालची औरत है। आपने शादी पर इतना दहेज दिया, लेकिन उसका लालच ख़त्म ही नहीं होता था। शादी के कुछ समय बाद ही उसने मुझे मजबूर करना शुरू किया कि मैं आपसे पैसा लेकर आऊं, और उनका ये भी कहना था कि तुम्हारे पिता को अपना घर तुम्हारे नाम कर देना चाहिए, क्योंकि तुम उस मकान की इकलौती वारिस हो। मैं आपको कैसे आकर कह देती कि आप ये मकान मेरे नाम कर दो, जबकि आप और बुआ रह रहे थे। मैंने उनको इनकार कर दिया कि उनकी किसी भी ब्लैकमेलिंग में का शिकार नहीं बनूंगी, और अपने पिता से जाकर ना तो पैसे मांगूंगी और ना ही किसी भी तरह की कोई जायदाद मांगूंगी। इसीलिए उन्होंने मुझे तंग करना शुरू कर दिया था। अब उनका इरादा अपने बेटे की दूसरी शादी का बन रहा था, ताकि उनके हाथ में ज़मीन जायदाद भी आ सके। मैंने उनको खुश रखने की बहुत कोशिश की, हर पल उनकी सेवा में लगी रहती, लेकिन उन्होंने मुझे सताने का कोई मौका हाथ से न जाने दिया। मेरे पति के सामने तो मुझसे अच्छा बर्ताव करती, मगर उनके जाते ही अपनी असलियत पर उतर आती। मैंने अपने पति को भी बताने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। मैंने भी अपनी सास को उसके हाल पर छोड़ दिया, मगर मुझे नहीं पता था कि वह एक दिन इस हद तक चली जाएंगी कि मेरी कातिल ही बन जाएंगी, ताकि वह अपने बेटे की शादी उस अमीर लड़की से कर सके जो दहेज में ज़मीन जायदाद लाने वाली थी। उन्होंने मेरे पति पर जोर दिया था कि वह मुझे तलाक दे दे, लेकिन मेरे पति ने साफ इनकार कर दिया। तो मेरी सास ने मुझे कुछ ऐसी दवा पिलाई जिसकी वजह से मेरा बदन बिल्कुल सुन्न हो गया और मैं होश हवास खो बैठी। मुझे खुद भी यही लगा था कि जैसे मैं मर गई हूँ। उन्होंने साथ ही मेरे पति को भी ऐसी दवा पिलाई थी कि वह भी अपने होश खो गया था, लेकिन उसकी हालत मेरे से काफ़ी बेहतर थी। मेरे कानों में आवाज़ तो आ रही थी, मगर बोलने और उठ नहीं सकती थी। उसके बाद मैं बिल्कुल ही गहरी नींद सो गई। उसने शायद सभी को ये बताया था कि मैंने खुदकुशी कर ली है और मेरी अर्थी का इंतज़ाम करने लगी थी। अपनी योजना में काफ़ी हद तक कामयाब हो गई थी और अब वह आसानी से मेरे पति की दूसरी शादी कर सकती थी। मेरे पति को भी ऐसी दवा दी गई थी जिससे वह बेहोश पड़ा रहे। अगर वह होश में होता तो वो मुझे हॉस्पिटल ले जाता, तो शायद डॉक्टर को पता चल जाता कि मैं ज़िंदा हूँ। वह तो खुद हल्की बेहोशी की हालत में पड़ा था। सबको यही लगा कि मैं मर गई। जब मुझे नहलाने के लिए ले गए, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ से मेरी आँख खुल गई। आपसे यह सब कुछ इसलिए छुपाया कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। आपने पहले ही पूरी ज़िंदगी बहुत दुख उठाए, इसीलिए मैं आपको अब और ज़्यादा दुखी नहीं करना चाहती थी। अपनी बेटी की बात सुनकर योगेश का दिल तड़प उठा। योगेश कहने लगा, तुम मुझे एक बार बताती तो सही, मैं तुम्हें कभी भी ये दुख सहन ना करने देता। मेरी बेटी के लिए एक घर तो क्या, मेरे बस में जो कुछ होता मैं तुम्हारे नाम लिख देता। मुझे पता था आप यही करेंगे पापा, इसीलिए तो मैंने आपको नहीं बताया। मैं आपसे ये घर कैसे छीन सकती थी? यहाँ पर मेरी माँ की यादें हैं, यहाँ पर आपने अपनी ज़िंदगी का वक्त गुजारा है, और वैसे भी उनकी डिमांड गलत थी। मैं उनकी किसी भी गलत बात को मानने को तैयार नहीं थी। बेटे की आप बीती सुनकर योगेश ने अपना सिर पकड़ लिया। उसकी सास ने जो जुल्म किया था उसका सिला उसे मिल गया था। उसकी बेटी बुरी तरह झुलस गई थी, जो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में थी। जब कुदरत ने ही इंसाफ कर दिया तो योगेश ने भी चुप्पी साध ली, वरना उसका यही इरादा था कि उन पर पुलिस केस करेगा और महक की सास को जेल की हवा खिलवाएगा। वह ऊपर वाले के इंसाफ की खातिर खामोश हो गया था। वह ये सोचकर कांप जाता था कि अगर मेरी बेटी को होश ना आता तो क्या होता। महक की नंद की तबीयत संभली तो उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। उसके बाद महक का पति और उसका ससुर महक को लेने उसके घर आए। महक के पति और उसके ससुर ने भी योगेश से माफ़ी मांगी। उसके ससुर कहने लगे, मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी ने बहू के साथ इतना कुछ गलत कर रखा है। मुझे महक को दवाई खिलाने के बारे में भी कुछ पता नहीं। महक का ससुर हाथ जोड़कर बोला था,
जबकि उसका पति तो योगेश के पैरों में ही बैठ गया था। मैं महक को दिलो जान से चाहता हूँ और अपनी बेटी में भी मेरी जान बसती है। ऐसे में मैं महक को कैसे छोड़ सकता हूँ। मुझे पता था कि माँ महक को परेशान करती है, लेकिन यह एक सास बहू का झगड़ा ही समझा था। मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ दौलत के लालच में इस कदर अंधी हो जाएगी कि वह मेरी बीवी को कत्ल करने से भी नहीं रुकेगी। आप मुझे माफ़ कर दें। मैं वादा करता हूँ कि आगे से किसी भी किस्म की तकलीफ़ महक को नहीं होने दूँगा। उसने योगेश से वादा किया तो योगेश ने उसको पकड़कर अपने पास बिठा लिया। उन दोनों बाप बेटे को माफ़ तो कर सकता था, लेकिन दोबारा उन पर यकीन नहीं कर सकता था। कुछ देर की खामोशी के बाद योगेश बोला, मेरी बेटी कभी भी आप लोगों के साथ उस घर में नहीं जाएगी। ये कहते हुए योगेश ने अपनी बेटी की तरफ देखा। उसे पता था कि वह पिता के फैसले से नाराज़ नहीं होगी और पिता की बात मानेगी। महक के ससुर दुखी होते हुए कहने लगे, आप ठीक कह रहे हैं। अगर किसी की बेटी के साथ भी ऐसा सलूक किया जाए तो वह यही करेगा जो आप कर रहे हैं। ये कहकर महक के ससुर वहाँ से उठने लगे, जबकि महक का पति मुंह लटकाए बैठा था। चारों तरफ खामोशी फैली हुई थी। तभी योगेश अपने दामाद से बोले, अगर तुम मेरे इस घर में घर दामाद बनकर रहना चाहो तो रह सकते हो। महक और उसका पति योगेश की बात सुनकर चौंक पड़े। हाँ, यही बेहतर है, महक का ससुर बोला। तो योगेश ने चैन की सांस भरी। योगेश अपनी बेटी के लिए अब किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसको यकीन था कि उसकी बेटी उसकी नज़रों के सामने ज़्यादा खुश रह सकती थी और इसके बाद योगेश को भी अपनी बेटी की कोई चिंता नहीं रहेगी। तो ये थी हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो ऐसी ही कहानियों के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।